नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र कुमार शर्मा। आज के लेक्चर में हम समझेंगे अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है या कोई प्रोविज़न पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया हुआ है तो हमें अपने क्वेश्चन को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है। प्रोविजंस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एनी ऑफ प्रोविजन नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप डीड। इस केस में हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न अप्लाई करने होंगे। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल बी अप्लाइड। पहले केस में अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या लॉस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है हमारे क्वेश्चन में, या पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की गई है पार्टनरशिप डीड में, इस केस में हमें प्रॉफिट या लॉस दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सभी पार्टनर्स के बीच में। दूसरे केस में अगर हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। अगर इमरजेंसी के केस में किसी पार्टनर ने एडवांस या लोन दिया है फर्म को और क्वेश्चन में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की गई है, इस केस में हमें 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट होगा। इसका मतलब है इसे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मेंशन करना होगा। अगर हमारे क्वेश्चन में रिम्यूनरेशन टू पार्टनर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हमें कोई रिम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कोई भी सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। नो रिम्यूनरेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर। इन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, A, B and C are partners in a partnership firm. They do not have partnership deed. यहाँ पर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है। पहला केस देखते हैं दोस्तों। A who has contributed more capital than others. A ने ज़्यादा कैपिटल लगाया है अदर पार्टनर के मुकाबले। He demands interest on capital at the rate 10% per annum, but B and C do not agree with him. लेकिन बी एंड सी एग्री नहीं करते। ठीक, ए जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया है बी एंड सी के मुकाबले डिमांड कर रहा है कि उसे उसके कैपिटल पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन बी एंड सी एग्री नहीं करते। तो इस केस में क्या होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, इस केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। The partners do not have a partnership deed. Do not have a partnership deed. The partner do not have a partnership deed. Therefore, provisions of Indian Partnership Act of Indian Partnership Act (1932) will be applied to settle the dispute. पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेएबल टू एनी पार्टनर। क्यों नहीं पे किया जाएगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं दी गई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही किसी पार्टनर ने ओरली कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इस बारे में। इंटरेस्ट ऑन
capital not payable to any partners. Therefore, A is not entitled to any इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए को किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. दूसरा केस देखते हैं. बी हैड डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड्स ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री विद हिम. बी जो अपना सारा वक्त लगाता है बिजनेस को मैनेज करने में, वो डिमांड करता है कि उसे 5,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन ए एंड सी एग्री नहीं करते हैं. इस केस में क्या करना चाहिए दोस्तों बताइए. क्योंकि पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो कोई रिम्यूनरेशन टू पार्टनर देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई भी सैलरी या कमीशन टू पार्टनर नहीं दिया जाएगा. रिम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर. इज नॉट पेबल टू एनी partner. Therefore, B is not entitled to any salary. किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी. तीसरा केस देखते हैं. C demands interest on loan of ₹50,000 advanced by him at the market rate of interest, which is 12% per annum. C ने इमरजेंसी के केस में फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपये का और डिमांड कर रहा है कि उसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए. मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी? 12% पर एनम के हिसाब से. क्योंकि पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, इस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी, तो सभी स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चन में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज करना होगा. ठीक है दोस्तों. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज पेबल at the rate 6% per annum. Therefore, C is to get interest on loan. कितना मिलेगा? 50,000 पे 6% पर एनम. इसका मतलब ₹3,000. चौथा केस. ए हैज ड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज. ए ने 10,000 रुपये निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, इसका मतलब ड्राइंग विड्रॉ की है 10,000 रुपये. बी एंड सी डिमांड्स इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम. बी और सी डिमांड कर रहे हैं कि उसकी इस ड्राइंग पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए. कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा क्या? कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा. ठीक है दोस्तों. इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज. ठीक, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा. पांचवा केस.
Net profit before taking into account any of the above claim amounted to rupees 50,000 at the end of the year. A demands share of profit in capital ratio. पार्टनर्स ने 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है इस साल के एंड में, लेकिन ऊपर दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अप्रोप्रिएशन या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अभी घटाई नहीं गई है। पार्टनर्स ने 50,000 रुपये कमाए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन कोई भी अप्रोप्रिएशन या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट घटाया नहीं गया है और ए डिमांड कर रहा है कि इस प्रॉफिट को कैपिटल रेशो में सभी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाए। तो किस रेशो में बटेगा दोस्तों? सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको घटाना होगा ताकि आपको नेट प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है इस केस में? इस केस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। ठीक है, जब तक सभी एक्सपेंसेस आप अपने रिवेन्यू से नहीं घटा देते तब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक, इसका मतलब हमें नेट प्रॉफिट अगर चाहिए तो हमें सभी चार्ज घटाने होंगे। तो इस प्रॉफिट में से 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन लेस होगा, फिर हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा और उस नेट प्रॉफिट को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी पार्टनर्स को बीच में। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन to be distributed equally among all partners. नेट प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन घटाना होगा तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा जो है 47,000 रुपये। इसको इक्वली बांट देंगे सभी पार्टनर्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, व्हाट शैल बी द प्रोविजंस इन फॉलोइंग केसेस? पहला केस है दोस्तों, एक्स डिवोट्स मोर टाइम देन वाई इन द बिजनेस। एक्स ज़्यादा वक्त लगाता है वाई के कंपेयर देन बिजनेस को मैनेज करने में। एक्स क्लेम्स दैट ही शुड गेट ए सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ फॉर इट। एक्स डिमांड कर रहा है कि उसे 6,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। क्योंकि पार्टनरशिप डीड मिसिंग है तो किसी भी पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा या कोई सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन, इन absence of partnership deed, provisions of Indian Partnership Act, Act 1932 shall be applied. To settle the dispute. पहला है क्योंकि पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, इस केस में किसी पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है, यानी कोई सैलरी हम एक्स को नहीं देंगे। सैलरी इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर। Therefore, X is not entitled to
any salary. Second case, Y has provided a capital of rupee 50,000, whereas X has provided rupee 5,000 only as a capital. Y ने 50,000 रुपये लगाया है कैपिटल और X ने 5,000 रुपये एज ए कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट किया है. हाउएवर X हैज़ एडवांस्ड रुपी 10,000 एज लोन टू फर्म, लेकिन X ने 10,000 रुपये एज ए लोन फर्म को प्रोवाइड किया है. वाट इंटरेस्ट इफ़ एनी विल बी गिवन टू X एंड Y. क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा X एंड Y को? कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन X ने जो लोन दिया है फर्म को उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा X को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर. इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर. In absence of partnership deed. Therefore, X and Y will not get interest on their capital. कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. बट इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल एट द रेट 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन X लोन पेबल एट द रेट 6% पर एनम. Thus X will get interest on loan 6%. ठीक है दोस्तों. तीसरा केस देखते हैं. X wants to introduce his son Z into their business. Y objects to his proposal. X चाहता है कि उसके सन Z को पार्टनरशिप में एडमिशन दिया जाए, लेकिन Y ऑब्जेक्ट करता है. ठीक है दोस्तों. क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये राइट प्रोवाइड करता है हर पार्टनर को कि नए पार्टनर का एडमिशन सभी पार्टनर की सहमति से होगा. तो इसका मतलब ये है कि Z का एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि Y ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है. ए पर्सन कैन नॉट इंट्रोड्यूस as a partner without the consent of all the partner. Therefore, Z cannot be admitted into partnership. Cannot be admitted into partnership. Because Y
object to it. Fourth, Y wants that profit should be distributed in the ratio of capitals, but X wants that it should be distributed equally. Y चाहता है कि अल्टीमेट प्रॉफिट को ये लोग कैपिटल रेशो में बांट ले, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, इस केस में हमें प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सभी पार्टनर्स के बीच में। आफ्टर डिडक्टिंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो बनेगा उसे पहले घटा लेना है, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को इक्वली सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली between X and Y after deducting interest on loan of X at the rate 6% per annum, जो बनेगा 10,000 पे 6/100 इक्वल टू ₹600। ठीक है दोस्तों, बचे हुए प्रॉफिट को ये लोग इक्वली शेयर कर लेंगे। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, लेकिन कुछ टर्म पर सभी पार्टनर ओरली एग्रीड हैं। Harry and Gary are partners in a firm. They have not entered into partnership deed. कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, but had agreed on the following terms. लेकिन कुछ बातों पर सभी पार्टनर्स राजी हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है ओरली और रिटन, दोनों ही केसेज में सभी टर्म्स वैलिड होंगे। ठीक है, यानी ओरल एग्रीमेंट भी उतना ही इफ़ेक्टिव होता है जैसे रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जिन टर्म्स पर पार्टनर्स एग्रीड हैं वो सभी टर्म्स फॉलो किए जाएंगे, जैसे पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं। पहला केस है सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। हैरी को 10,000 प्रति माह के तौर पे सैलरी दी जाएगी। सेकंड टर्म है गैरी विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। गैरी को 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दिया जाएगा। थर्ड टर्म जिस पे ये लोग एग्री हुए हैं, इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा सभी पार्टनर को 10% पर एनम के हिसाब से। फोर्थ, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% पर एनम के हिसाब से। तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये सब इसी प्रकार वैलिड होंगे जिस तरीके से पार्टनरशिप डीड के टर्म वैलिड माने जाते हैं। पांचवा है पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ बोथ पार्टनर्स। दोनों ही पार्टनर्स की रजामंदी होनी चाहिए किसी तीसरे पार्टनर को एडमिशन करने में। हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट रिसॉल्व। नीचे कुछ डिस्प्यूट हुए हैं, इन टर्म को एग्री होने के बाद तो जो टर्म इन्होंने पहले बनाए हैं उसी टर्म के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो पहला डिस्प्यूट है गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी डिमांड करता है कि उसे भी
सैलरी मिलनी चाहिए जैसे हैरी को मिल रही है, क्योंकि उसका कमीशन उसे कम लग रहा है। तो जो टर्म पहले एग्रीड हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली गैरी को सैलरी नहीं दी जा सकती, ठीक, उसे अपने कमीशन पे ही संतोष करना पड़ेगा। सिंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल, may be written or oral. Therefore, the terms agreed orally between Harry and Gary is a valid agreement. The terms agreed orally between Harry and Gary is valid agreement. वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक, तो पहला डिस्प्यूट, द डिमांड ऑफ गैरी इज टू बी पेड सैलरी एज इज पेड टू हैरी इज नॉट वैलिड इन व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन, क्योंकि उसने पहले राजी हुआ था कि कमीशन उसे मंजूर है। पहला डिस्प्यूट जिसमें हैरी को सैलरी मिल रही है और गैरी को कमीशन मिल रहा है, और गैरी ये डिमांड करता है कि उसे भी सैलरी मिलनी चाहिए जैसे हैरी को मिलती है। द डिमांड ऑफ गैरी इज टू बी पेड सैलरी as is paid to Harry is not valid in view of agreement. एग्रीमेंट के हिसाब से ये डिमांड वैलिड नहीं है। सेकंड डिस्प्यूट, क्योंकि ये लोग आपस में इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन पुराने पार्टनर्स की सहमति के साथ ही होगा, यानी दोनों ही पार्टनर की रजामंदी होनी ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर गैरी ने सहमति नहीं दी है तो शैरी जो हैरी का सन है उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। हैरी डिमांड to admit Sherry into partnership is also not valid, as both the partner had agreed to admit a new partner
नए पार्टनर को अगर एडमिट करना है तो दोनों पार्टनर की सहमति होनी ज़रूरी है, विद द consent ऑफ बोथ द पार्टनर। consent ऑफ बोथ द पार्टनर्स, ठीक, यानी दोनों ही पार्टनर्स की रजामंदी होनी ज़रूरी है जिस पर ये लोग ओरली एग्रीड हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आप जब आगे के क्वेश्चन बनाएंगे तब ऐसी सिचुएशन आएगी ज़रूर जब आपको किसी टर्म के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होगी। इस केस में आपको एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली सिचुएशन को डील करना होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, ये सब टर्म्स आपको याद हो गए होंगे, ये प्रोविज़न आप याद कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी।